हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग भी एसएससी जेईई 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के हाईएस्ट वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट्स कौन से हैं। और अगर आपने अपनी तैयारी अभी जस्ट स्टार्ट की है तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इससे पहले जो आपका अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ 2023 में, जो एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ है, तो उस एग्जाम में किन सब्जेक्ट्स का वेटेज जनरली ज्यादा था, तो आप कहां से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स की, और इसी के साथ साथ जो पिछले कुछ सालों का ट्रेंड था, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते थे, एक बार हम उस ट्रेंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आज के सेशन में देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ यहाँ पर सर्वेइंग सब्जेक्ट की, तो सर्वेइंग सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। देखो आपका 2016, 2018, 19, 20, अगर आप ये सारे ईयर्स में भी देखोगे जो एसएससी जेईई ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, आपको दिख रहा है एवरेज, ऑन एन एवरेज देखो मैं 9 से 10 नंबर तो कम से कम इस सब्जेक्ट से आपको देखने को मिल रहे हैं। और इस बार यानी कि 2023 में भी आपके सर्वेइंग के 11 से 14 नंबर देखने को मिले, यानी कि एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 14 मार्क्स तक सर्वेइंग सब्जेक्ट का पूछा गया था। तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो, आप हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को सबसे पहले प्रिपेयर कर सकते हो। इससे क्या रहेगा कि एक अच्छा वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है अगर आपका पहले प्रिपेयर रहेगा, आप अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी फील करोगे। अगर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। तो बिल्डिंग मटेरियल ना पहले के टाइम में बहुत ज्यादा वेटेज रखता था। आप देखिए 27 मार्क्स कितने ज्यादा एक ही सब्जेक्ट से मिल रहे हैं, 27, 25, 14। इसके बाद ऑन एन एवरेज देखा जाए, ये आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट भी 13 से 14 मार्क्स ऑन एन एवरेज पूछा जाता है। और इस बार एक शिफ्ट में इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया था, यानी कि 17 मार्क्स का भी पूछा गया था। पर एवरेज में बात करूं तो 14 से 17 मार्क्स का वेटेज रखता है ये सब्जेक्ट। तो अगर आप अभी तैयारी जस्ट आपने स्टार्ट की है, आप प्लान कर रहे हो कि मैं कौन से सब्जेक्ट से अपनी तैयारी शुरू करूं, तो मैं आपको कहूंगी ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपका क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज भी रखते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो थ्योरेटिकल चीजें बहुत ज्यादा है जो मुझे याद रखनी है। तो याद रखने के लिए जितनी बार आपका रिवीजन होगा उतनी ज्यादा आपको अच्छे से वो चीजें याद रख पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे, तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। वहीं मैं सर्वेइंग सब्जेक्ट की बात करूं तो सर्वेइंग सब्जेक्ट अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको वो चीजें आसानी से ध्यान रह जाती है, वो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं है। तो आप अगर इन दो सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहते हो अपनी तैयारी, तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं सब्जेक्ट की बात करूंगी हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। यहां पर हम बात करते हैं हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया, हाइड्रोलिक मशीन हो गया। तो इस सब्जेक्ट का वेटेज ना एवरेज अगर हम देखें ना तो पिछले कुछ सालों में सेम ही रहा है, 8 to 9, 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। और इस बार जो 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें भी 11 to 12 मार्क्स आपके इस सब्जेक्ट से आपको देखने को मिले, और यहां से न्यूमेरिकल पोर्शन भी थोड़ा सा ज्यादा आया था, और सर्वेइंग सब्जेक्ट से भी न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा पूछे गए थे। तो इस बार जब सीबीटी 1 का एग्जाम आप में से जिन लोगों ने दिया होगा, या आप में से कुछ फ्रेशर्स है जिन्हें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं हमारा ज्यादातर जो एसएससी जेईई सीबीटी 1 का टारगेट होता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही वहां पर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चंस ही हमें ज्यादा प्रैक्टिस करने होते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन जो ज्यादातर पूछा गया इस बार लेटेस्ट, वो आपका सर्वेइंग सब्जेक्ट से ज्यादा पूछा गया, और दूसरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से न्यूमेरिकल जो है वो ज्यादा पूछे गए। तो इनके थोड़े से जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़ा सा मतलब फॉर्मूलाज पर ध्यान देना और न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना है। अब इसके आगे बात करते हैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का अगर आप वेटेज देखेंगे ना तो पहले कुछ सालों में इसका इतना ज्यादा वेटेज नहीं था, लेकिन आप देख रहे हो 2019 से इसका वेटेज बढ़ने लग गया। अब 9 से 10, 10 से 11, अप्रोक्सीमेटली 9 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। और ये सब्जेक्ट से आप अपनी मतलब अगर आप बिल्डिंग मटेरियल सर्वेइंग यहां से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो फॉर एसएससी जेईई, तो वो आपका इरिगेशन हाइड्रोलॉजी फ्लूइड मैकेनिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके ये 4 सब्जेक्ट अगर हो गए तो आप देख रहे हो ऑन एन एवरेज 10 से 12 मार्क्स आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देकर जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अब जब आप तैयारी शुरू करो तो स्टार्टिंग के 2 महीने में एक अच्छा वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट्स आप सबसे पहले कवर कर लो, क्योंकि इन
सारे सब्जेक्ट्स का अगर आप देखो तो पिछले कुछ सालों से जो ट्रेंड है वो सेम ही रहा है और वो हमेशा बढ़ ही रहा है, और एवरेज आपको 11 से 12 क्वेश्चन तो इन सब्जेक्ट्स के मिल ही जाएंगे देखने को। अब आगे बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। तो अगर मैं सॉइल मैकेनिक्स की बात करूं, सॉइल मैकेनिक्स पहले कुछ सालों में थोड़ा कम मार्क्स का पूछा जाता था, लेकिन 2019 से सॉइल मैकेनिक्स भी थोड़ा, इसका वेटेज भी थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। 8 मार्क्स 11, 12 और 9 to 10, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कि जो अभी एसएससी जेईई का एग्जाम होगा तो उसमें भी हमें इस सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कम से कम 9 से 10 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सॉइल मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वो कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे तो आपको सॉइल मैकेनिक्स के वो जो मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो यहां पर मैं ये कहूंगी, आप सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट जब स्टार्ट करो तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या रहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एसएससी के एग्जाम में कुछ ज्यादा खास वेटेज देखने को नहीं मिला है। 4 से 5 क्वेश्चंस आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से देखने को मिले, पहले इसका वेटेज ज्यादा था, अब कुछ सालों में 8, फिर 3 और 5 और इस बार भी 4 से 5। और अगर मैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चरल एनालिसिस को काउंट कर रही हूं तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का इस बार ऐसा भी देखा गया कि एक शिफ्ट में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसको हम लोग लास्ट के लिए रख सकते हैं, पहले हम ज्यादा वेटेज वाले पर ध्यान देंगे। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर आप कवर कर लेते हो, बेसिक आपको उसके क्लियर है, तो आप यहां से अपना सॉइल मैकेनिक्स को भी साथ साथ तैयार कर सकते हो। यानी कि जब मुझे कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो मैं एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर सकती हूँ और उसके साथ सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट कर सकती हूँ, जिससे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वो कॉन्सेप्ट्स जो मुझे सॉइल के लिए आने चाहिए वो साथ साथ ही मेरे रिवाइज भी होते जाएंगे और प्रैक्टिस भी होते जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं अगर हम आरसीसी की, तो आरसीसी का ना वेटेज देखिए, आप देखोगे ट्रेंड तो मैम अप्रोक्सीमेट सेम ही दिख रहा है, 10 से 11 मार्क्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। इस बार थोड़ा सा 7 to 9 मार्क्स हम बोल रहे हैं कि किसी शिफ्ट में ये 7 मार्क्स आया था और किसी शिफ्ट में ये 9 से 10 नंबर का भी पूछा गया था, तो अप्रोक्सीमेट इसका भी ट्रेंड हमेशा सेम ही रहा है। तो आपका आरसीसी जो है इस सब्जेक्ट का वेटेज भी आपका ऑन एन एवरेज 7 to 9 मार्क्स के बीच रहता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करती हूं मैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, आप इसमें एक अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो और ये एक इजी सब्जेक्ट है, और यहाँ पर 8 to 9 मार्क्स इसका वेटेज है और सीबीटी 2 में भी इसके न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। आगे बात करते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले पार्ट को लास्ट के कुछ दिनों के लिए रख सकते हो, क्योंकि एनवायरमेंट में क्या रहता है कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है और याद रखने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट ना चुनकर जब आपके एग्जाम से पहले 3 महीने होंगे तो आप उस टाइम पर इसको स्टार्ट कीजिएगा और वो चीजें जो याद रखने वाली है ताकि आपको फ्रेश उस टाइम पर याद रहे। और ये एनवायरमेंटल और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का वेटेज जो इस बार देखने को मिला 2023 में वो 8 से 9 मार्क्स का था। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है इसमें हम हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो पहले ये 4 से 5 क्वेश्चंस इसके देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार इसका वेटेज भी हमें ज्यादा देखने को मिला। तो 8 से 9 ही ट्रांसपोर्टेशन और 8 से 9 ही हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज था। स्टील डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो स्टील डिजाइन के इस बार बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 से 5 क्वेश्चन। तो जैसे अगर मैं अपनी तैयारी शुरू करूंगी, जब भी अपनी तैयारी स्टार्ट करूंगी, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि इस बार 2022 और 2023 का अगर हम लोग वेटेज देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट मैंने सबसे ऊपर लिखे हैं। तो जब मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करूंगी तो मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए सर्वेइंग सब्जेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, इरिगेशन और सॉइल मैकेनिक्स। मतलब इन सब्जेक्ट्स को कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले जब फर्स्ट मंथ में 2 सब्जेक्ट एक साथ टेक्निकल तैयार शुरू करोगे तो आप सर्वेइंग और बिल्डिंग मटेरियल को कंप्लीट कर दीजिए, कोशिश कीजिए कि वो 1 महीने में आपके अप्रोक्सीमेटली दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए। फिर जब आप नेक्स्ट स्टार्ट करोगे तो हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक मशीन के साथ आप इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी चला सकते हो, और इसके लिए इतना टाइम नहीं लगेगा, 20 से 25 दिन आप इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हो। फिर ये 4 सब्जेक्ट आपके हाईएस्ट वेटेज वाले कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक नॉलेज लेना है, फिर सॉइल मैकेनिक्स पे
आना है, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई भी सब्जेक्ट पूरे तरीके से छोड़कर जाइए। आपका चाहे स्ट्रक्चर एनालिसिस का आपका किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, लेकिन अगर आपको लास्ट में टाइम बचता है तो एटलीस्ट उसके पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिए, और उन पीवाईक्यूज में देखिए कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, कौन सी थ्योरी यूज हुई है, तो आप उस थ्योरी को एटलीस्ट रिवाइज करना, लेकिन प्रायोरिटी पर उन्हीं सब्जेक्ट को रखना जिनका वेटेज थोड़ा सा हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये 4 से 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, जब भी तैयारी शुरू करो तो आप पहले कोशिश करो इन 4 से 5 सब्जेक्ट को अपने सिविल इंजीनियरिंग में आप सबसे पहले कवर करिए। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को लास्ट के लिए इसलिए ताकि उसमें जो थियोरेटिकल पार्ट है हमें लास्ट में याद रहे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का वेटेज अब बढ़ गया है तो इसको भी आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन में आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अगर हम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से और हम अपनी तैयारी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट से हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए, और यहाँ पर वो नंबर्स देख के ही हमें एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। तो ऐसे ही हम बाकी के और सेशंस में मिलते रहेंगे। अगर आपको एसएससी जेईई एग्जाम या बाकी किसी एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए।